नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जिस एकांकी की बात करेंगे वो है तांबे के कीड़े। नाम बड़ा रोचक और विचित्र नाम है, तांबे के कीड़े। इसके लेखक भी अन्य जो अपने हिंदी के जो एकांकीकार हैं उन सबसे निराले और विचित्र है भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर ने अपने हिंदी में एक नई एकांकी की शुरुआत की थी जिसको एब्सर्ड एकांकी के नाम से जाना जाता है। एब्सर्ड एकांकी एवं नाटक। देखिए, एब्सर्ड एकांकी जो है अपने हिंदी में लगभग 2 दशक तक चली थी। 1931 से 1950 तक का जो काल है, 2 दशक का काल है। इसमें लेखन कार्य किया है भुवनेश्वर ने और ज़्यादातर इन्होंने जो एकांकी या नाटक लिखे हैं वो एब्सर्ड नाटक या एकांकियाँ लिखी है। अब अपने को जानना है कि इस एब्सर्ड का मतलब क्या होता है। एब्सर्ड का मतलब होता है असंगत, बेतुका या बेमतलब। इन एकांकियों के जो पात्र है, इन एकांकियों का जो कथानक है वो अपने आप में बिल्कुल अटपटा है, अपने आप में बिल्कुल असंगति रूप में है। इस रूप में दिखाया गया है कि जो मजबूत खत्ते इनमें होना चाहिए वो नहीं है, और ये सारी जो देन है वो पाश्चात्य एकांकी की है। पाश्चात्य एकांकी की। तो अब आपको बता दें कि हिंदी के पहले एब्सर्ड एकांकीकार की अगर कोई बात आती है तो वो है आपके भुवनेश्वर। अब भुवनेश्वर ने इस प्रकार की रचनाएं क्यों लिखी, उन्होंने ये एब्सर्ड नाटक और एकांकियाँ क्यों लिखी, इसका एक कारण है कि इनका स्वयं का जो जीवन है वो व्यवहारिक रूप से एक असंगत जीवन रहा है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत अधिक दुखों का सामना किया था। इन्होंने अपने जीवन में एक अजनबी का जीवन जिया था। इन्होंने अपने जीवन में अपनों से दूर रहने का दुख क्या होता है वो स्वयं भोगा था। इन्होंने अपने जीवन में बेरोजगारी देखी थी। इन्होंने अपने जीवन में जो है वो भुखमरी से भी पीड़ित रहे थे। यही कारण है कि इन्होंने स्वयं भुवनेश्वर ने अपने जीवन में जो कुछ देखा, भोगा, महसूस किया, उसी का उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। एक प्रकार से इनका जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व इनके कृतित्व में देखा जा सकता है। अब थोड़ा सा इनके जीवन परिचय के बारे में हम बात करते हैं कि भुवनेश्वर का जो जन्म है वो हुआ था 1912 में, और जन्म स्थान जो है वो है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर ये उत्तर प्रदेश में। और जन्म के 1.5 वर्ष बाद भी ये बताया जाता है कि इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए भुवनेश्वर का जो पालन पोषण है वो इनकी सौतेली माँ ने किया था। अब सौतेली माँ के जो व्यंग्य है, सौतेली माँ का जो सौतेला व्यवहार है, सौतेली माँ का जो एक प्रकार से इनके साथ जो भेदभावपूर्ण जो व्यवहार है वो इन्होंने बचपन से ही देखा था। यही कारण है कि कुछ दिनों के बाद में इनके जो चाचा थे उन्होंने इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी लेकिन जब भुवनेश्वर लगभग 16 वर्ष के थे तो उस समय इनके चाचा की भी मृत्यु हो गई। अंततः इन्हें दुखी होकर अपने परिवार वालों से, विशेषकर अपनी सौतेली माँ से दुखी होकर इन्हें अपना घर छोड़कर जो है वो भटकना पड़ा, और ये आजीवन भटकते ही रहे। इन्होंने अपना कोई स्थायी मकान, अपना कोई स्थायी आवास नहीं बनाया, क्योंकि इनके जीवन में अगर अपनों की कोई बात कहे तो वो कोई भी नहीं था। केवल इन्होंने जो रचनाएं लिखी उसी से इन्होंने अपना गुजारा चलाया। इनके कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो इनका कार्य क्षेत्र रहा है उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ। लखनऊ इनका कार्य क्षेत्र रहा है, जहां इन्होंने अपने एब्सर्ड एकांकी और नाटक लिखे हैं। एब्सर्ड का मतलब असंगत, बेतुका या बेमतलब की रचनाएं जिन पर पाश्चात्य साहित्य का पूर्ण रूप से प्रभाव है। ये एक ऐसी रचनाएं हैं जिनमें इन्होंने मध्यम वर्गीय जीवन की जो विसंगतियां हैं, उन मध्यम वर्गीय जीवन की विसंगतियों को इन्होंने उजागर किया है। यहाँ आपको बता दें कि इनका जो रचना काल है वो लगभग 2 दशक तक रहा था। आपको बताया कि 1931 से 1950 तक इनका रचना काल रहा है। लगभग 20 वर्षों तक इन्होंने लेखन कार्य किया है।
और इन 20 वर्षों में इन्होंने अपने घर से दूर रहने की जो पीड़ा झेली है, भोगी है। इन्होंने जो बेरोजगारी का बहुत ही लंबा दौर जो इनके जीवन में चला उसको झेला और भोगा था। इन्होंने भुखमरी के दौर से भी ये गुजरे थे। इसलिए ये कह सकते हैं कि जीवन की जो कमियां हैं, जीवन की जो विसंगतियां, बुराइयां हैं, उनको भुवनेश्वर ने जो है वो काफ़ी नज़दीकी से देखा था। यही कारण है कि भुवनेश्वर की रचनाओं पर भी उनके निजी जीवन का प्रत्यक्ष रूप में प्रभाव पड़ा है। दूसरा, इन्होंने जो अध्ययन कार्य किया है वो सारे पाश्चात्य विद्वान है, जितने भी पश्चिम के विद्वान हैं उन सब की रचनाओं का, उनके जीवन का इन्होंने अध्ययन किया। और उन्हीं पाश्चात्य विद्वानों की, पाश्चात्य लेखकों की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं का जो प्रभाव है वो भुवनेश्वर पर पड़ा था। इसलिए पाश्चात्य प्रभाव को अपने हिंदी में शुरू करने का जो कार्य है वो नाटक और एकांकी में भुवनेश्वर ने किया है। और हिंदी में ऐसी एकांकियों को नाम दिया जाता है एब्सर्ड, जिनका अर्थ होता है असंगत, बेतुका या बेमतलब। अब बात करते हैं इनके मृत्यु से संबंधित। तो इनकी मृत्यु के बारे में भी एक विचित्र बात बताई जाती है कि एक बनारस की एक धर्मशाला में ये मृत अवस्था में पाए गए थे। वास्तव में इनकी मृत्यु कैसे हुई इसके बारे में आज तक की केवल एक अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि ये अपनों के बीच नहीं रहे। जहाँ कहीं इन्हें आश्रय मिल गया वहीं इन्होंने अपना जीवन बिताया था। निराश्रित जीवन इन्होंने जिया था। घुमक्कड़ प्रवृत्ति वाले थे, इनका कोई स्थायी मकान नहीं था। बनारस में रात के समय एक धर्मशाला में ठहरे थे। ये बात है 1957 की। तो इनका मृत्यु जो वर्ष है वो है 1957 और जन्म हुआ था 1912 में। रचना काल की आपको बात बताई कि लगभग 20 वर्षों तक इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी थी। यहाँ इनका जीवन परिचय बताने का अर्थ ये है कि ये जो एकांकी है अपने तांबे के कीड़े, ये भी एब्सर्ड रचना है। तो इसीलिए आपको बताया कि जो एब्सर्ड रचना है ये अपने भुवनेश्वर की देन है हिंदी साहित्य में। इन्होंने ही सबसे पहले एब्सर्ड रचनाओं की शुरुआत हिंदी में की थी। इसलिए एब्सर्ड जो एकांकियाँ है उनका जनक ही भुवनेश्वर माना जाता है। और इनका जो एकांकी संग्रह है जिसमें इनकी सभी एकांकियों को एक जगह संग्रहित किया गया है उसका नाम है कारवा। कारवा एक ऐसा एकांकी संग्रह है जो एब्सर्ड एकांकियों का ही संग्रह है, जो अपने आप में बेमिसाल है, जिसमें इन्होंने उच्च और मध्यम वर्गीय जीवन स्तर की जो ट्रेजेडी है, उनकी दुखी जीवन की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को भुवनेश्वर ने अपनी सभी रचनाओं में जो है बड़े व्यापक रूप में दिखाने का काम किया है। उन्होंने ये बताया है कि ये जो पीड़ा है उनके स्वयं के निजी जीवन की नहीं, बल्कि उन्हीं के समान ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो एक अनाम जीवन जी रहे हैं। भुवनेश्वर इतने प्रसिद्ध लेखक रहकर भी अगर पारिवारिक और सामाजिक की स्थिति से हम देखें तो उन्होंने एक अनाम जीवन जिया था, एक बेतुका जीवन उन्होंने जिया, एक दुखों से भरा हुआ जीवन जिया, जिसमें अपनों के प्रेम के लिए, अपनों के अपनत्व के लिए ये ज़िंदगी भर तड़पते रहे, लेकिन अपनों ने कभी भी इनको अपनाया नहीं, हमेशा उनसे दूर रहे। और अपने जीवन में हम ये कह सकते हैं कि दर दर की ठोकरें खाकर ही इन्होंने अपना जीवन बिताया था। यहाँ तक कि जीवन के अंत समय में भी इससे अपनों का जो सामीप्य इनको मिलना चाहिए वो नहीं नसीब हो पाया था। अब अपनी जो एकांकी है जिसका शीर्षक इन्होंने रखा है तांबे के कीड़े। अब सुनने में बड़ा विचित्र नाम है, अटपटा है कि हमने आज तक ये पढ़ा है, सुना है कि नाली के कीड़े होते हैं, गंदगी के कीड़े होते हैं, लेकिन यहाँ तांबे के कीड़े। कीड़े सब तो सही है, लेकिन तांबे के कीड़े कैसे बनेंगे? जैसे इसका शीर्षक भी कुछ रोचक भी है, जिज्ञासापूर्ण भी है, अटपटा भी है, ठीक वैसे ही इसका खत्ते भी कुछ अटपटा है। खत्ते का मतलब इसका जो कथानक है, कथानक में कहीं कोई कसावट नहीं है, कहीं कोई एकरूपता नहीं है, कहीं कोई तारतम्य नहीं है। एक पात्र बोलता है, दूसरा पात्र उसी तरीके से बेतुकी बात कहता है, तीसरा बेतुकी बात कहता है, और अंत में सार ये निकलता है कि वास्तव में इस कहानी का कथानक क्या है ये स्पष्ट रूप से समझ ही नहीं पाते हैं। अब ऐसा क्यों किया है लेखक ने? ऐसा इसलिए किया है कि हमारे देश की लाखों करोड़ों जनता ऐसी है जो ठीक भुवनेश्वर के समान जीवन जी रही है, जो पीड़ाएं, जो
यातनाएं इन्होंने अपने जीवन में भुगती है, वैसी यातनाएं केवल इस एक लेखक की नहीं बल्कि ऐसी यातनाएं अपने अनेकों अनेक व्यक्तियों की है, जिनके बारे में सोचने वाला, जिनके बारे में समझने वाला, जिनके दुख को समझने वाला, उनकी पीड़ा दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे अनाम दुखी जो पीड़ित लोग हैं, विशेषकर मध्यम वर्गीय परिवारों से संबंधित, उन सब की पीड़ा को भुवनेश्वर ने तांबे के कीड़े एक रोचक एकांकी के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जिसके कथानक के लिए हम कह सकते हैं कि बिल्कुल अटपटा है। लेकिन इस अटपटे कथानक में भी इन्होंने अटपटी बातें शामिल करके इसको बड़ा प्रभावशाली और रोचक बना दिया है। यहाँ हम बात करेंगे इसकी पात्र योजना की। सबसे पहले देखिए, अपने पहली एकांकी हमने पढ़ी थी तो उसमें देखा था कि पात्रों के नाम है। आगे हम जो एकांकियाँ पढ़ेंगे उसमें भी अधिकांश पात्रों के नाम है, लेकिन यहाँ पात्र का कोई भी नाम नहीं है, केवल एक सांकेतिक रूप में उनका वर्णन किया गया है कि कौन सा पात्र कैसे किरदार में हमारे सामने आया है, किस तरीके का कार्य वो कर रहा है। ठीक वैसी ही बातें इसमें बताई गई है पात्रों के। जैसे पहले बात करते हैं महिला अनाउंसर, तो पहले अपने को ये समझना है कि अनाउंसर एक अंग्रेजी का शब्द है और इससे एकांकी में दो तरीके के कठिन शब्द काम में लिए गए हैं। एक तो अंग्रेजी वाले, एक ही अरबी फारसी भाषा के शब्द भी इसमें जो है वो देखने को मिलते हैं। अनाउंसर का अर्थ होता है कि रेडियो, नाटक या रंगमंच पर कार्यक्रम को उद्घोषित करने वाला, या यहाँ स्त्रीलिंग में है तो कार्यक्रम को उद्घोषित करने वाली। एक शब्द में बोले तो इसको हम बोल सकते हैं उद्घोषक। जैसे मान लो हम रेडियो के माध्यम से कोई कार्यक्रम सुन रहे तो उस कार्यक्रम में प्रस्तुत करने वाला जो व्यक्ति है उसको अनाउंसर कहेंगे। हम रंगमंच पर कोई नाटक या एकांकी देख रहे तो उस रंगमंच पर कोई व्यक्ति जो उस कार्यक्रम को संचालित कर रहा है, उस कार्यक्रम को अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, उसको हम अनाउंसर कहेंगे। तो एक शब्द में बोल सकते हैं कि उद्घोषक, जो घोषणा करने वाला। और यहाँ उद्घोषक कौन है? एक महिला है जो इस एकांकी को प्रस्तुत कर रही है। दूसरा परेशान रमणी का मतलब है यहाँ पर युवती, रमण करने वाली। फिर एक शब्द आया इसमें मसरूफ। इसका अर्थ होता है व्यस्त या किसी काम में लगा हुआ, मतलब किसी न किसी कार्य में लगा हुआ या व्यस्त रहना या अपने काम का ही ध्यान रखने वाला व्यक्ति, उसको कहते हैं मसरूफ। फिर एक अफसर का इस नाम किसी का नहीं है, पहले देखेंगे हम देखेंगे कि महिला अनाउंसर, अब वो कौन है उसके बारे में नहीं, वो क्या काम कर रही है उसकी चर्चा अपने यहाँ हो रही है। दूसरे पात्र की बात करेंगे परेशान रमणी, ये अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी है और दुखी सबसे ज़्यादा है अपने पति की वजह से। उस पति को लेकर उसको क्या शिकायतें हैं, पति को लेकर क्या परेशानी है, ये सारी बातें अपने इस एकांकी में स्पष्ट होगी। ये उसका जो पतिदेव है, ये पतिदेव वास्तव में अपने आप को इतना व्यस्त रखता है जैसे उसके पास समय की बिल्कुल समय हो ही नहीं उसके पास। लेकिन किस में व्यस्त रखता है ये भी एक जानने वाली बात है। वास्तव में जो काम उसको करना चाहिए या कोई हम ये कह सकते हैं कि कोई सही काम वो करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक प्रकार से बेतुके जो कार्य है उन्हीं में मस्त रहता है। उससे अपने घर गृहस्थी की परवाह नहीं है, यहाँ तक कि अपने जीवन तक की परवाह नहीं है। और वो जो है वो अटपटे जो कार्य है उन्हीं में अपने आप को इतना व्यस्त रखता है कि दुनियादारी से उसको कोई लेना देना नहीं है। फिर है थका हुआ अफसर। ये एक रिटायर व्यक्ति है जिसने ज़िंदगी भर नौकरी की। अब नौकरी करने के बाद में जब ये रिटायर हो गया तो ये मानता है कि मैं अपने जीवन से बिल्कुल थक चुका हूँ। यहाँ तक कि ये चलने में भी लड़खड़ाता है, सही तरीके से चल भी नहीं पाता है।
और इसके लड़खड़ाने की वजह से ही जो रिक्शे वाला है उसके रिक्शे के कांच टूट जाते हैं और इन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है थका हुआ अफसर और रिक्शे वाले में। फिर एक व्यक्ति है पागल आया। अब ये भूमिका एक व्यक्ति जो निभा रहा है पागल आया, अब ये जो बातें करता है वो बिल्कुल अटपटी बातें करता है। अटपटी तो सारे ही पात्र बात कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे हटकर बात करता है जिसको सुनकर ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल पागल के समान जो बात होनी चाहिए वो बात जो है ये पात्र अपने ये जो व्यक्ति है वो कर रहा है। एक इसमें रिक्शे वाला है जिसका वर्णन भी आया है कि वो अपने रिक्शे को जो है वो लेकर बिना सवारी के इधर उधर घूमता रहता है। इसके अलावा लास्ट में आया है कि कुछ आवाज़ें, ये जो कुछ आवाज़ें आ रही है ये रंगमंच के पीछे से आ रही है। तो मैंने आपको बताया था एक बार कि नाटक या एकांकी में रंगमंच के जो पीछे का स्थान होता है उसको नेपथ्य कहते हैं। नाटक या एकांकी में रंगमंच के पीछे का स्थान जहाँ कलाकार तैयार होते हैं उसको नेपथ्य के नाम से जाना जाता है। इस नेपथ्य में कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं जिसमें कुछ तो कम उम्र के बच्चे हैं, कुछ लड़के जिनका चर्चा जिनकी अपने यहाँ हुई है, और कुछ वयस्क व्यक्ति हैं जिन्होंने आवाज़ों के माध्यम से, एक संकेत के माध्यम से इस एकांकी के खत्ते या कथानक को आगे गति देने का काम किया है। अब यहाँ जो समझने वाला, एक तो इस अनाउंसर की बात करनी है, एक अपने की किसी काम में लगा हुआ या व्यस्त, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मसरूफ। अब बात करते हैं इसमें कि किस तरीके का जो रंगमंच है कैसे इसमें बनाया गया है। अब देखिए वास्तव में इसमें कोई रंगमंच भी नहीं दिया गया है, केवल एक रंगमंच की भी एक संकेत के रूप में है कि ऐसे एक कि काला सा जो है वो पर्दा पड़ा हुआ है। किसके पीछे? इस रंगमंच के पीछे। ये आपका रंगमंच है, जैसे इसके पीछे काला सा पर्दा, एक कपड़ा पड़ा हुआ है, तो कई पात्र जो है इस रंगमंच के पीछे का जो स्थान है वहाँ पर बैठते हैं और अन्य पात्र जो है वो रंगमंच के सामने आते हैं और अपनी प्रस्तुति देते हैं। पूरी एकांकी में अगर बात करें तो इसमें जो है एक पात्र ऐसा है जो पूरी एकांकी में यथावत बना रहता है और एक जगह कुर्सी लगाकर वो बैठा हुआ है, और वो कौन है? वो है महिला अनाउंसर। ये पूरी एकांकी में जो है वो बनी रहती है, पूरे कार्यक्रम को संचालित करती है। अन्य पात्र जो है इस पर्दे जो काला कपड़ा लगा हुआ है इसके पीछे से रंगमंच पर आते हैं और अपनी अपनी भूमिकाएं निभाकर फिर पर्दे के पीछे, मतलब इस काले कपड़े के पीछे चले जाते हैं। ये अपना जो रंगमंच है जहां इस एकांकी को प्रस्तुत किया गया है। अब ये जो महिला अनाउंसर है अपने एकांकी की शुरुआत भी इसी से हो रही है, और मैंने आपको बताया था कि कोई भी एकांकी शुरू होती है उसके पहले जो है वो कोष्टक में कुछ दिया हुआ रहता है, एक संकेत रूप में, जो ये दिखाता है लेखक स्वयं कि जब इस एकांकी को रंगमंच पर दिखाया जाए तो किस तरीके के रंगमंच का निर्माण करना है। ये संकेत लेखक स्वयं जो है वो रचना शुरू करने से पहले देता है। तो इसमें बताइए, इसकी महिला अनाउंसर के हाथ में एक झुनझुना है, जिसको वो बजाती रहती है। पात्र जब बहुत ज़्यादा अटपटी बातें करने लगते हैं, पात्र जब हद से ज़्यादा आगे बढ़ने लगते हैं, तो इनको रोकने के लिए जो महिला अनाउंसर है ये झुंझुना बजाकर उनको रोक देती है और फिर झुंझुना बजाकर दूसरे पात्र को आगे बोलने के लिए जो है वो संकेत करती है। तो ये जो झुंझुना है ये बना हुआ है तिब्बत के लामाओं के समान। अपने एकांकी में जो शब्द आया है कि झुंझुना कैसा है, तिब्बत के लामाओं जैसा। अब तिब्बत के जो धर्मगुरु है उनको लामा बोलते हैं, वो अपने हाथ में एक झुंझुना रखते हैं, जो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उनका जो धर्म है उसका ये संकेत माना जाता है। तो ठीक वैसा ही झुंझुना इस महिला अनाउंसर ने ले रखा है, जो पूरे कार्यक्रम को जो है वो संचालित कर रही है। अब इसका कथानक काफ़ी बड़ा है, आज अपनी कक्षा में ये संपूर्ण नहीं हो पाएगा, इसलिए अगली अपनी जो कक्षा होगी उसमें हम इसके कथानक या खत्ते पर प्रकाश डालेंगे।